नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और रोज की तरह आपको पहले बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। छठ पूजा पर यमुना में पीएम मोदी का वो काम, केजरीवाल और इंडी का सूरज अब उग ही नहीं पाएगा क्या, ये भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। पब्लिक के लिए गंदी यमुना, मोदी के लिए मिनरल वाटर वाला साफ घाट, केजरीवाल के आरोप का सच क्या निकला, आज आपके लिए लेकर आया। यमुना की सफाई की वो तस्वीर और वो रिपोर्ट आ गई जो केजरीवाल को भी हिलाकर रख देगी, आज वो भी आपके लिए लाया। इसके अलावा बिहार में मोदी नीतीश का वो 36 का आंकड़ा, लालू तेजस्वी तो फिर मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में फंस गए हैं क्या। बिहार में किसकी बम्पर जीत का ऐलान कर दिया है सट्टा बाजार ने, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। और सनातन पर भिड़े दो भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन और खिसाड़ी लाल यादव के बीच किसने गर्दा उड़ा दिया, इसका चैप्टर भी खोलूंगा। मोदी का ऑपरेशन त्रिशूल, घर में पिटते शहबाज मुनीर के लिए बॉर्डर पर भयंकर घमासान होना तय हो गया है क्या। पाकिस्तान में पुलवामा जैसा हमला, मुनीर शहबाज का सियासी जनाजा खुद उसी के आतंकी निकाल रहे हैं क्या। अदालती आदेश के बावजूद सड़क पर आवारा कुत्तों का ऐसा आतंक आज सुप्रीम कोर्ट क्यों भड़क गया, आपको यह भी दिखाऊंगा। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट होगा सोचा है कभी। हर रोज कितने टिकट बेचता है रेलवे और रोज कितना पैसा कमाता है रेलवे, सोचा है कभी, आज ये भी बताऊंगा। पाठशाला की पहली क्लास, छठ पूजा पर यमुना में पीएम मोदी का वो काम, केजरीवाल और इंडी का सूरज उग नहीं पाएगा क्या। पब्लिक के लिए गंदी यमुना, मोदी के लिए मिनरल वाटर वाला साफ घाट, केजरीवाल के इस आरोप का सच क्या निकला। यमुना की सफाई की वो तस्वीर और वो रिपोर्ट आ गई जो केजरीवाल को भी हिलाकर रख देगी, आज सबसे पहले इसका चैप्टर। इस बार की छठ पूजा ने पूरा माहौल बदल दिया है। बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि चुनाव भी हो रहे हैं, छठ पूजा भी हो रही है। लेकिन छठ पूजा की ऐसी धूम है कि आज के दिन लोग चुनाव भूल चुके हैं बॉस। नेता चुनाव प्रचार छोड़कर छठ पूजा और उसकी तैयारियों में जुटे रहे। खास तौर पर दिल्ली में तो छठ को लेकर गजब पॉलिटिक्स चल रही है। नरेंद्र मोदी की टीम ने इस बार की छठ को दिव्य और भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो केजरीवाल की टीम इस बात में लगी है कि कैसे नरेंद्र मोदी को किसी बात का क्रेडिट ना मिल जाए। क्योंकि बॉस, दिल्ली में जो हो रहा है पब्लिक देख रही है और पब्लिक चर्चा कर रही है कि अरे यार, 7वें महीने में 8वें महीने में नरेंद्र मोदी जी ने गजब कर दिया। क्योंकि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा वादा यही था कि यमुना जी को छठ के पहले साफ करेंगे, इस लेवल का कम से कम कर देंगे कि वहां पर छठ व्रती जो है वो अर्घ दे सके। वैसे तो दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाए अभी 8 ही महीने हुए हैं और 8 महीने में यमुना क्या किसी भी नदी को पूरी तरह से साफ करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अगर सही प्रयास हो तो क्या हो सकता है, आज आपको दिखाऊंगा। और ये प्रयास अब तक कितने कामयाब हुए हैं, इसका टेस्ट छठ पूजा की तैयारियों में हो गया। लेकिन इस टेस्ट का रिजल्ट आए उससे पहले ही केजरीवाल के लोग नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड लेकर सामने आ गए, जिन्होंने खुद 11 साल में यमुना साफ नहीं कर पाए। लेकिन छठ पर जबरदस्त पॉलिटिक्स करने में पीछे नहीं है बॉस ये लोग। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि यमुना को स्वच्छ करने की बजाय बीजेपी ने नकली यमुना बना दी। पीएम मोदी की छठ पूजा के लिए आर्टिफिशियल घाट बना दिया गया है। यमुना के पानी की जगह गंगा का फिल्टर पानी लाकर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। अब केजरीवाल और उनकी टीम को आग तो लगी हुई है। उनको लग रहा है कि भाई, छठ पूजा तो डूबते सूरज को भी पूजने का पर्व है। लेकिन जिस तरह से यमुना में काम हुआ है, टीम मोदी ने किया है, ऐसे तो केजरीवाल का सियासी सूरज उग ही नहीं पाएगा, उनको यह लग रहा है। जब से छठ पूजा के लिए दिल्ली में नरेंद्र मोदी की टीम सिर के बल खड़ी हो गई बॉस, तब से केजरीवाल की टीम सुपर एक्टिव है। खोज के एक एक मीन मेक निकाल रहे हैं कि छठ पूजा की तैयारियों में कमी ये है वो है। खुद क्या करते थे आज सब भुला दिए हैं। लेकिन आज दिल्ली में छठ पूजा के सबसे खास मौके पर क्या इंतजाम था, केजरीवाल के टाइम में कैसे झाग के बीच यमुना में छठ मनाई जाती थी, आज यमुना कितनी साफ हुई है, तस्वीरों में, ग्राउंड रिपोर्ट में, डेटा में, सब आपको दिखाऊंगा। क्यों नरेंद्र मोदी के लिए ये मोदी है तो मुमकिन है पब्लिक दिल्ली की बोल रही है, आज आपको दिखाऊंगा। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया है, यह भी लेकर आया हूं। छठ पूजा के लिए दिल्ली के घाटों पर आने वाले आम आदमी ने केजरीवाल और उनकी टीम की पॉलिटिक्स को क्या जवाब दिया है और उनके आरोपों की सच्चाई क्या है, सब लेकर आया हूं। भाई, दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी टीम ने क्या किया है, इसको समझना है तो इतिहास के पन्ने भी पलटने होंगे। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में जब भी छठ पूजा आती थी बॉस, जब भी छठ पूजा आती थी तो दिल्ली की पहचान यह तस्वीर होती थी बॉस कि झाग वाली यमुना के बीच में छठ मनाई जा रही है। चारों तरफ झाग तैर रहा है
और छठ व्रती जो है वो अर्घ दे रहे हैं। पूर्वांचलियों का कलेजा फट जाता था बॉस, क्योंकि छठ पूजा साफ सफाई का पर्व है। और आप सोचिए, नाली के जैसा पानी बदबू मारता था, उसमें ऐसा झाग रहता था। यह केजरीवाल के जमाने की तस्वीर है। और आप आज की तस्वीर देखिए बॉस, जिस दिल्ली में पिछले साल तक झाग वाली यमुना में लोग छठ पूजा करते थे, उस दिल्ली में आज की तस्वीर देखिए, बिना झाग वाली यमुना में लोग छठ पूजा कर रहे हैं। ये केजरीवाल से नहीं हो रहा था, 11 साल में नहीं हो रहा था। इस बार जिताइए तो कर दूंगा, उस बार जिताइए तो कर दूंगा। ये लोग 8 महीने में कर दिए, पूरा साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये तो व्यवस्था तो किए। आपसे नहीं हो रहा था। अंतर यह भी है कि पिछले साल तक दिल्ली में केजरीवाल का राज था और इस साल दिल्ली को नरेंद्र मोदी की टीम देख रही है। लेकिन इस बार बिना झाग वाली यमुना को देखकर केजरीवाल की टीम करी तो धोखा दे रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। केजरीवाल की टीम ने क्या आरोप लगाया, क्या पॉलिटिक्स हो रही है, दिल्ली का आम आदमी छठ पूजा के इंतजामों पर क्या कह रहा है, ये सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आज शाम दिल्ली के यमुना घाटों पर छठ का जो माहौल था वो तो देखिए। आज शाम को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद यमुना घाट पर गईं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया। सीएम रेखा गुप्ता के साथ मंत्री कपिल मिश्रा पहुंचे हुए थे, सांसद मनोज तिवारी पहुंचे हुए थे। और इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता, मंत्री कपिल मिश्रा और सांसद मनोज तिवारी ने नाव से यमुना नदी की सवारी भी की। पूरा यमुना नदी देखे भाई, कि ले लो, जहां से फोटो लोगे ले लो। कहां झाग दिख रहा है। मनोज तिवारी ने छठ भजन गाकर माहौल और भक्ति में बना दिया। छठ पर सनातनियों के लिए जो आज तस्वीर थी यमुना नदी में, जरा उसकी एक झलक देखिए, फिर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाता हूं। छठी मैया भैली सहाय, छठ होता जमुना किनरवा, सारी दिल्ली गह गहाय, छठी मैया भैली सहाय। अरे दिल्ली में जमुना जी, दिल्ली में जहां छठ के महापर्व का गजब रंग दिख रहा था, आप देखिए बस पब्लिक गदगद थी। लेकिन इस पर भी गजब पॉलिटिक्स केजरीवाल की टीम ने कर दी। केजरीवाल की टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में जुट गई। आम आदमी पार्टी दावा करने लगी कि छठ पूजा के लिए पीएम मोदी के लिए यमुना के किनारे एक आर्टिफिशियल घाट बना दिया गया है, एक तालाब बना दिया गया है, उसमें गंगा का फिल्टर पानी डाल रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अर्घ देने आना है और नरेंद्र मोदी के लिए अलग से फिल्टर पानी वाला घाट है। अब पब्लिक को गंदा पानी दिए। इस तरह से पीएम मोदी के लिए नकली यमुना तैयार कर दी गई है, यह आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। आजकल केजरीवाल तो ज्यादा दिखते नहीं है, सौरभ भारद्वाज को आगे ठेले हुए हैं कि तुम करो करो। तो सौरभ भारद्वाज ने क्या आरोप लगाए, एक बार सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं इन आरोपों की सच्चाई क्या है। ये जो दूर से पानी आ रहा है, ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में ले वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है, हरे रंग की पानी की पाइपलाइन, ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है, उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहाँ वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है, जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होके कहीं रेखा गुप्ता को हटा ही ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है
ठीक यमुना के साथ चिपका के, और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर हैं या यमुना के अंदर हैं। देखिए, एक बार के लिए अगर कोशिश की जाए तो यमुना फिर भी साफ हो सकती है, लेकिन गंदी पॉलिटिक्स का कोई इलाज नहीं है बॉस, इस तरह की जो पॉलिटिक्स होती है। और मैं आपको बताऊंगा भी, दिखाऊंगा कि ये लोग खुद क्या करते थे और अब क्या कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। आम आदमी पार्टी ने मॉल तो पूरा बना दिया कि पीएम मोदी छठ पूजा के लिए यमुना घाट पर आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए अलग से गंगा के फिल्टर पानी का इंतजाम किया गया है, अलग से आर्टिफिशियल घाट बना दिया गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। लेकिन सच यह है कि पीएम मोदी का यमुना घाट पर जाने का कोई ऑफिशियल प्रोग्राम ही नहीं था, ना ही इसका कोई अनाउंसमेंट हुआ था। यानी आम आदमी पार्टी खुद ही मॉल बना दी कि पीएम के लिए यमुना पर एक आर्टिफिशियल घाट बना है। आज बताएं सौरभ भारद्वाज, कौन से घाट पे पीएम मोदी दिख गए थे इनको? ये जो घाट दिखा रहे हैं इस पर पीएम मोदी दिखे क्या इनको? है वीडियो पीएम मोदी का? आज डालें, कोई पूछे इनसे? नहीं नहीं नहीं, पीएम के लिए अलग से घाट बना है, कुछ बोल देना है। दूसरी बात यह कि केजरीवाल की टीम ने जो आरोप लगाए कि यमुना के किनारे पार्टीशन करके एक ताल जैसा बना दिया, नकली यमुना तैयार कर दी गई, उसमें सच यह है कि कोई नकली यमुना नहीं बनाई गई है, बल्कि अक्सर छठ पूजा या ऐसी पूजा के लिए नदी किनारे इस तरह के पार्टीशन करके घाट सजाए जाते हैं। और पार्टीशन इसलिए किया जाता है जिससे आम पब्लिक नदी की गहराई में जाने से बचे या फिर नदी किनारे गीली मिट्टी में ना फंसे। इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अलग से घाट के आसपास घेरा बना दिया जाता है, और यह बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। हमारे सहयोगी जब दिल्ली के वासुदेव घाट पर पहुंचे तो वहां मौजूद डीसीपी नॉर्थ ने खुद बताया कि बॉस ये तो पब्लिक के लिए घाट बना हुआ है, यहां कोई नरेंद्र मोदी नहीं आए हैं। घाट और यमुना नदी के बीच बाउंड्री भी लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। और कोई तो इनसे पूछे कि गंगा का पानी है तो यमुना का पानी है तो बिस्लेरी का पानी है, आपको नहीं मिल रहा था पानी, आप कर न देते छठव्रतियों के लिए। खैर ये क्या करते थे वो भी आपको दिखाऊंगा, ये जिसको आर्टिफिशियल घाट बता रहे हैं उसकी सच्चाई दिखाऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि वो घाट किस लिए बना था, क्यों बना था। ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, आप अपोजिट साइड में घाट देखोगे, कोई भी घाट देख लीजिए, हर जगह है ऐसा ही किया जाता है कि जो बिल्कुल बैंक होता है उसके कुछ आगे तक बाउंड्री की जाती है जहाँ तक पब्लिक अलाउड रहती है। ये तो नदी है, आप अलसवा जाके देखोगे वहाँ पे भी सेम ऐसा होता है कि जो बैंक है उसको कुछ आगे तक लकड़ी की बल्ली से पब्लिक की सेफ्टी के लिए बैरिकेडिंग की जाती है ताकि वहाँ तक ही पब्लिक रहे। पब्लिक को उधर की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, सिर्फ इधर तक ही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने सारे इंतजाम सिर्फ पीएम मोदी को खुश करने के लिए किए, जबकि सच यह है कि आज शाम को जब छठ पूजा के दौरान ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया तो वासुदेव घाट पर आम महिलाओं ने वहां पूजा की, पीएम मोदी नहीं गए थे वहां। ऐसा नहीं था कि वो घाट या उसका पानी सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए था, जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही। पब्लिक आज वीआईपी थी बॉस, आम पब्लिक बम बम थी, खुश थी कि साफ पानी में अर्घ दे पा रहे हैं। पब्लिक खुद कह रही है, छठ व्रती कह रहे हैं बॉस, पूजा कर रहे हैं। वो लोग झूठ थोड़े बोलेंगे कि पहले आते तो गंदा पानी रहता था, इस बार बहुत साफ पानी। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि झकास इंतजाम है, और यही केजरीवाल की टीम को चुभ रहा है। हम तो 11 साल में कर नहीं पाई, 8 महीना में कर दिए, पब्लिक तक मैसेज चला गया, तो इनका तो पॉलिटिकल सूरज डूब जाएगा, उसको तो कोई पूजने वाला नहीं मिलेगा, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी अभी आरोप लगा रही है कि पीएम मोदी के लिए अलग से घाट बना है, जबकि मैंने आपको सच्चाई दिखाई कि पीएम वहां गए ही नहीं, अलग से फिल्टर पानी आया है। लेकिन इन आरोपों पर खुद आम आदमी पार्टी कैसे फंस गई, क्योंकि पिछले साल आम आदमी पार्टी ने भी आईटीओ स्थित हाथी घाट पर ऐसा ही घाट बनवाया था, देखिए। और यह घाट यमुना नदी से कुछ दूरी पर था, बीच में बाउंड्री बनाई गई थी। लेकिन आज जब बीजेपी सरकार में ऐसे घाट बने तो आम आदमी पार्टी करके देखिए अलग से व्यवस्था पीएम के लिए की है। उधर यमुना दिख रही है, इधर पानी दिख रहा है। ये पिछले साल ये आम आदमी पार्टी ने आईटीओ के पास किया था। तब आपने जब बनाया था तब क्या था? तब कॉमन प्रैक्टिस नहीं थी कि उधर लोग जाएंगे तो दिक्कत हो सकती, इसलिए इधर ही कर दो व्यवस्था। वो भी थोड़ा बहुत जहां किए उसी में है। इलेक्शन था तो शायद इसलिए कर दिए होंगे। और इस बार उसी को बता रहे हैं कि बाप रे बाप, पीएम के लिए देखिए अलग से घाट बन गया है। गजब करते हैं। जब भी यमुना की सफाई की बात आती है तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे को यही चैलेंज करते हैं, यमुना का पानी पीकर दिखाइए। इसी तरह का चैलेंज आम आदमी पार्टी ने इस बार बीजेपी को दिया। इस चैलेंज को बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने स्वीकार कर लिया। टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर रविंद्र नेगी ने यमुना का पानी पीकर आम आदमी पार्टी को जवाब दिया। देखिए रविंद्र नेगी कैसे यमुना का पानी पी के दिखा रहे हैं।
दिखाता हूँ ये साफ पानी कितना, इस पानी में डुबकी लगेगी कल आज शाम को। ये भर रहा हूँ मैं बोतल तो आप से। देख सकते हैं कि रवि नेगी जी एक बार फिर से यमुना नदी का पानी भर के हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये पानी है, और ये बार बार कहते हैं कि ये देखिए आप, ये पानी मैंने भरा। आपको कहीं अगर गंदगी दिख रही है आप मुझे बताइए, कहीं काला पानी दिख रहा है दिखाइए, कहीं भी कुछ दिख रहा है। पर झूठ की राजनीति करना, हमेशा झूठ बोलना, ये देखिए आप। अच्छा, कल नेगी जी आपने पानी भरा, ठीक है, ये पानी मुझे भी दिख रहा है कि बहुत गंदा नहीं है। ये देखिए साफ पानी, इससे साफ क्या लेंगे आप। ये देखिए आप, बिल्कुल सामने भर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और ये बिल्कुल साफ है। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके दर्शकों को ये मैं दिखा भी देता हूँ पी के भी। तो आप देख सकते हैं कि रवि नेगी जी यमुना का पानी पीते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, तो उन्होंने कैमरे पर खुद देखिए किस तरह से यमुना का पानी निकाला बोतल से और यमुना का पानी पी गए। अब दिल्ली में बीजेपी को सत्ता में आए अभी 7-8 महीने ही हुए हैं। बीजेपी यही कह रही है कि जो काम अरविंद केजरीवाल 11 साल में कर नहीं पाए, वो काम बीजेपी 7 महीने में कम से कम करना शुरू तो कर दी। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को उनके वक्त के यमुना के आसपास के पुराने वीडियो दिखा रही है, जब यमुना में सफेद झाग दिखता था, आसपास गंदगी दिखती थी। छठ पूजा करने वाले लोग उसी सफेद झाग, जहरीली झाग में डुबकी लगाने को मजबूर होते थे। ये हालात तब थे जब साल 2015 से अरविंद केजरीवाल यमुना को साफ करने का हर बार वादा ठोक देते थे, हर बार बोल देते थे। भाई आप सुनिए ना, अरविंद केजरीवाल कितनी बार बोले हैं कि यमुना इस बार साफ कर दूंगा, तो तब कर दूंगा, तो अब कर दूंगा। के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी, और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करें। हम 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ कर को मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स से समझने लगा। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। तो पूरी कहानी यही थी कि यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए साफ नहीं हुई यमुना 11 साल में। लेकिन वोट मिले न मिले, आशीर्वाद तो मिलता छठव्रतियों का, वो भी नहीं ले पाए अरविंद केजरीवाल, और वो मिल रहा है नरेंद्र मोदी को। फिर ये कहेंगे मोदी जीतते कैसे हैं। आज दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी की 2 तस्वीरें साझा की। इसमें पहली तस्वीर झाग वाली यमुना की पिछले साल 2024 की है, और दूसरी तस्वीर इस साल 23 अक्टूबर की है। पहली तस्वीर में यमुना में जहरीली झाग दिख रही है, दूसरी तस्वीर में यमुना में जहरीली झाग नहीं दिख रही। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की सरकार के दौर में सार्वजनिक रूप से पोस्टर लगाकर पूर्वांचल के लोगों को यमुना पर छठ मनाने से भी रोका जाता था। छठ पूजा करने वालों पर मुकदमे दर्ज किए जाते थे, यह भी आरोप लगाया कि कपिल मिश्रा ने। लेकिन बीजेपी सरकार में यमुना के तट पर कुल 1300 भव्य घाट बनाए गए। एक बार कपिल मिश्रा को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि डेटा क्या बता रहा है, यमुना कितनी साफ हुई है। आज की तारीख में और पिछले साल में भी, केवल 1 साल में अगर यमुना के झाग की तुलना करें तो पिछले साल 5 किलोमीटर तक झाग था और 10 फुट ऊंचा झाग था। उसकी फोटो सबके पास है, आपके कैमरों में है, और इस बार आप अपना कैमरा लेके कालिंदी कुंज चले जाइए, क्या स्थिति है, जमीन आसमान का अंतर है। अब वो उनका दर्द है कि ये जो वो 11 साल में नहीं कर पाए वो 7 महीने में कैसे हो रहा है। और ये तो हम में से किसी ने क्लेम नहीं किया कि पूरी तरह से यमुना साफ है या पीने का पानी है। क्या किसी ने ये बोला? क्या ये स्थिति हो सकती है 7 महीने में? लेकिन छठ पूजा की जा सकती है। यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी यही कह रही है कि 7-8 महीने में ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो सकता था। यमुना का पानी पूरी तरह पीने लायक हो जाएगा, 100% यमुना स्वच्छ हो जाएगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि भाई जब से वो सरकार में आए तब से यमुना के पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जो हम कर सकते थे 7-8 महीने में किया, जो इन्होंने 11 साल में नहीं किया, ये बीजेपी कह रही है। और चीजें पहले से बेहतर हुई। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा का दावा है कि 7 महीने के अंदर यमुना में ह्यूमन वेस्ट कंटैमिनेशन लेवल पिछले साल के मुकाबले काफी कम हुआ है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले यमुना के पानी में ह्यूमन वेस्ट कंटैमिनेशन लेवल 90% तक कम हो गया है। प्रवेश वर्मा का कहना है कि यमुना में एमपीएन का लेवल पहले से काफी कम हुआ है। जैसे आईएसबीटी ब्रिज पर एमपीएन का लेवल 28,000 से घटकर 8,000 पर आ गया। आईटीओ ब्रिज पर यह 35,000 के लेवल पर होता था, घट के 7,000 पर आ गया। ओखला बैराज में एमपीएन लेवल 18 लाख से घटकर सीधे 2700 पर आ चुका है। एमपीएन यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ये एक यूनिट है जिससे यह नापा जाता है कि पानी में कितना ह्यूमन वेस्ट मौजूद है। जो इंसान गंदगी फैला रहा है वो पानी में कितना है। सोचिए, लाखों में होता था, वो घट के 2700 आ गया। कहीं पर 35,000 होता था, घट के 7,000 आ गया 8 महीने में। बॉस केजरीवाल से नहीं हो रहा था। यमुना के पानी में बीओडी लेवल भी कम हुआ है।
बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे पानी में मौजूद गंदगी को नापा जाता है। पानी में जितना बीओडी होगा उतना ही ज्यादा गंदगी होगी। जुलाई 2025 में यमुना में बीओडी लेवल 70 पर था, जो अक्टूबर 2025 में घटकर 20 हो गया। अभी इसे और कम करने की जरूरत है, क्योंकि पानी में बीओडी का लेवल 3 mg प्रति लीटर ही होना चाहिए। यह डेटा दिल्ली में आईटीओ यमुना ब्रिज का है। एक तरफ छठ पर दिल्ली में ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है, दूसरी तरफ लोग आस्था और भक्ति के साथ छठ मना पा रहे हैं इस बार। यानी दिल्ली में जो हो रहा है उसकी चर्चा अब देश में हो रही है। बॉस मोदी ने कहा था तो हुआ तो है। और अब देखिए 5 साल सरकार रहेगी तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, पब्लिक सब देख रही है। लेकिन यहां तो सरकार बन गई बीजेपी। बिहार में बनेगी कि नहीं, बचेगी कि नहीं, ये सवाल है। और इसलिए पाठशाला में अब अगला चैप्टर बिहार में मोदी नीतीश का वो 36 का आंकड़ा जो लालू तेजस्वी को फिर से मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में फंसा गया। क्या बिहार में किसकी बम्पर जीत का ऐलान कर दिया है सट्टा बाजार ने, आज आपको दिखाऊंगा। सनातन पर भिड़े 2 भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन और खिसाड़ी के बीच किसने गर्दा उड़ा दिया, अब इसका चैप्टर। छठ के महापर्व के बीच पूरे देश की नजर बिहार इलेक्शन पर भी टिकी हुई है, क्योंकि यह चुनाव नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी का टेस्ट है। लालू तेजस्वी राहुल गांधी के लिए भी बड़ा चैलेंज है कि नरेंद्र मोदी से कैसे पार पाएंगे। आप देखिए कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देने में जुटे रहे और बिहार चुनाव का एजेंडा सेट किया। वहीं महागठबंधन के नेता वोट चोरी के मुद्दे पर माहौल बनाते रहे, जो चुनाव की तारीखें घोषित होते होते फुस हो गया। अब जब चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है तो पीएम मोदी ने प्रचार के पहले ही दिन ऐसा गेम पलटा कि महागठबंधन के मुद्दों की सियासी ट्रेन डीरेल हो गई और महागठबंधन एक बार फिर अपने वही पुराने चुनावी समीकरण के भरोसे टिक गया और तुष्टीकरण की लाइन पर आ गया। अब तक महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव घर घर सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि जीविका दीदियों की नौकरी पक्की कर दूंगा, लेकिन उनका फोकस अब कैसे बिहार के 18% वाले मुस्लिम वोट बैंक को बचाने पर टिक गया, आज आपको पाठशाला में दिखाऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि बिहार में मोदी नीतीश का वो 36 का आंकड़ा कौन सा है जिसमें लालू और तेजस्वी फंस गए हैं और मुस्लिम वोट बैंक के पीछे पीछे घूम रहे हैं। बिहार में भोजपुरी स्टार्स के बीच सनातन को लेकर कौन सी जंग छिड़ गई है और सट्टा बाजार ने क्या ऐलान कर दिया है बॉस, कौन जीत रहा है बिहार, सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। ये लोग समाज के कुछ ठेकेदारों के लिए कार्य करने का काम करते हैं। वो पद के लिए इतना तड़प रहा है कि कुछ भी बोल देंगे मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए। जो भी तुम्हारे समक्ष है युद्ध में वो अधर्मी हो गया। धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अपनी पहली रैली कर चुके, लेकिन जब से पीएम मोदी ने बिहार में प्रचार शुरू किया तब से महागठबंधन और डीरेल हो गया। एसआईआर वाला मुद्दा तो फुस हो ही गया, राहुल गांधी गायब ही दिख रहे हैं। अब लालू तेजस्वी राहुल के महागठबंधन ने सीएम और डिप्टी सीएम के कैंडिडेट का ऐलान किया, लेकिन मुसलमानों पर बात आई तो फंस गए कि भाई किसी मुसलमान को नाम क्यों नहीं है, क्योंकि पहले ही बिहार के 18% मुसलमान वोटर्स में यह मैसेज जा रहा है कि क्या वो दरी बिछाने के लिए हैं। ओवैसी की पार्टी ने एकदम हल्ला मचा दिया कि मुसलमान का नाम काहे नहीं अनाउंस किया जी, मुसलमान खाली दरी बिछाएगा। इस नैरेटिव को काटने के लिए और मुसलमानों को खुश करने के लिए अब वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात शुरू कर दी गई है। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, किसी तरीके से 18% सटा रहे। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है
हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। अब तेजस्वी यादव से कोई पूछे कि जैसे उन्होंने हवाई वादा कर दिया कि हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। बजट नहीं है कि जो बाकी ऐलान कर रहे हैं वो पूरा हो पाए। उसी तरीके से कह दिए कि हम वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंकेंगे, उससे क्या हो जाएगा? संसद से पास हुआ है, आपके कूड़ेदान में फेंकने से हो जाएगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फेंकिए कूड़ेदान में, फेंकिए मंगल ग्रह पे जाके फेंक दीजिए, वो फिर भी लागू रहेगा बिहार में। तेजस्वी यादव ने वोट बैंक के लिए वक्फ कानून को हथियार बनाया, तो एनडीए ने तेजस्वी के बयान को सत्ता की छटपटाहट बता दिया। किरेन रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने तेजस्वी पर सवाल उठाए। चिराग पासवान ने उन्हें वक्फ कानून पढ़ने की नसीहत दी। देखिए लोग क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव से। अपने आप को सीएम कैंडिडेट बोलते हैं और इतना भी नहीं मालूम कि एक पार्लियामेंट का एक्ट को कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो कूड़े में फेंक देंगे। ये किस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं। और मेरे ख्याल से एक तो तेजस्वी मैच्योर नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। दूसरा तो वो पद के लिए इतना तड़प रहा है कि कुछ भी बोल देंगे। मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए ऐसे कह देंगे कि आप वक्फ कानून को कूड़े में फेंक देंगे, ऐसे कैसे कह सकते हैं? अगर आपको इतनी ही चिंता है मुसलमानों की तो पहले तो आप जानिए वफ्त के बारे में, पढ़िए कि क्या उसमें संशोधन किए गए हैं। दिक्कत ये है ना कि ये लोग समाज के कुछ ठेकेदारों के लिए कार्य करने का काम करते हैं, जबकि मेरी सरकार ने हमेशा प्रयास किया है कि हर वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको कैसे उनका हक अधिकार मिले। वक्फ संशोधन को भी अगर ये पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये एब्सोल्युटली प्रो पुअर मुसलमान है, गरीब मुसलमानों के हक में किए गए संशोधन है। लालू तेजस्वी राहुल का महागठबंधन बिहार में मुस्लिम वोट बैंक के फेर में इसलिए फंस गया क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बिहार आते ही महागठबंधन के सारे समीकरण बिगाड़ दिए। नरेंद्र मोदी ने बिहार में जो पहला इलाका प्रचार के लिए चुना, आप देखिए कि उससे उन्होंने सीधे बिहार में 36% वाला गणित साध लिया। बिहार के राजनीतिक भूगोल में 5 प्रमुख इलाके आते हैं: तिरहुत, मिथिलांचल, कोसी सीमांचल, मगध और भोजपुर। इनमें मिथिलांचल बिहार की राजनीति में विशेष स्थान रखता है। इसमें मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जैसे जिले आते हैं। मिथिलांचल में 80 विधानसभा सीटें हैं, जो बिहार की कुल 243 सीटों का करीब 1/3 है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत में मिथिलांचल का अहम रोल था और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने इस इलाके की सभी 7 की 7 लोकसभा सीट जीती थी। पीएम मोदी ने समस्तीपुर से बिहार चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करना इसलिए भी खास तौर पर चुना क्योंकि यह जिला जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्मस्थान है और पिछड़ी जातियों की राजनीति से इसका गहरा कनेक्शन है। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में ईबीसी यानी आर्थिक तौर पर पिछड़ी जातियों का वोट बैंक बहुत अहमियत रखता है। ईबीसी की बिहार में 112 उपजातियां हैं, जो बिहार की कुल आबादी का करीब 36% है। ओबीसी के साथ मिलकर यह लगभग 63% हो जाते हैं। यही वजह है कि जातिगत समीकरण बिहार की राजनीति में बहुत मायने रखता है। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण के लिए काम किया और माना जा रहा है कि पीएम मोदी के कर्पूरी ठाकुर के गढ़ से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने के पीछे की रणनीति यही है कि लोग पीएम मोदी को कर्पूरी ठाकुर का वैचारिक उत्तराधिकारी भी माने। बिहार में पीएम मोदी की धमाकेदार शुरुआत के बाद इंडी गठबंधन में खलबली मची। अब सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि बिहार में कल प्रियंका वाड्रा बेगूसराय में चुनावी रैली कर सकती हैं, जबकि कई दिनों से बिहार से गायब राहुल गांधी भी 29 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा से ज्वाइंट रैली करके शुरुआत कर सकते हैं। इस बीच महागठबंधन ने मैनिफेस्टो तैयार होने का भी दावा किया है। कल शाम इसे लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस मौके पर भी राहुल गांधी मौजूद नहीं रहेंगे। महागठबंधन में तालमेल के कंफ्यूजन के बीच सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए में उनके और चिराग पासवान को लेकर फैल रहे कंफ्यूजन पर पानी फेर दिया। छठ पूजा पर नीतीश कुमार सीधे चिराग पासवान के घरे चले गए, उनके पूरे परिवार के साथ फोटो खिंचवा लिए और संकेत दे दिया कि बिहार चुनाव में एनडीए पूरी तरह एकजुट है। देखिए, क्योंकि पिछली बार कहा गया था कि चिराग अलग लड़े तो जेडीयू को नुकसान किए, नीतीश कुमार उठे चल दिए चिराग के घर। पूरा किस्सा ही खत्म हो गया कि दोनों लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन की कैसी तैयारी, इसका इशारा सट्टा बाजार ने भी कर दिया है। अलग अलग सट्टा बाजारों के अनुमानों का औसत निकालें तो सट्टा बाजार क्या कर रहा है, सुनिए कि एनडीए को बिहार की 243 सीटों में से 144 से 146 सीट मिल सकती है, सट्टा बाजार दावा कर रहा है।
जबकि महागठबंधन को सट्टा बाजार 83 से 85 सीट देने का अनुमान जता रहा है। यानी सट्टा बाजार जहां लोग भाई पैसा लगाते हैं, वो भी भरोसा नहीं कर रहा कि राहुल गांधी और लालू यादव और तेजस्वी कुछ कर पाएंगे। बिहार चुनाव में जबरदस्त हलचल के बीच नए नए रंग भी दिख रहे हैं। भोजपुरी स्टार्स आपस में भिड़ गए। महागठबंधन ने छपरा सीट से भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को कैंडिडेट बनाया, जिनको चुनौती देने के लिए यूपी के गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन बिहार पहुंच गए। देखिए उन्होंने किस तरह से खेसारी लाल को चुनौती दी। आज कम रवि किशन ना है, कभी कहिला तकरार छिड़ल बात तकरार छिड़ल बात भरपूर जवानी में ये महफिल का मजा हम यहाँ मर्जी महादेव के चले। आज कम रवि किशन ना है, कभी कहिला तकरार छिड़ल बात तकरार। यानी रवि किशन अपने अंदाज में जो है वो खेसारी लाल यादव जो है उनको चैलेंज दे रहे हैं। अब ये भी देखिए कि भोजपुरी स्टार्स कैसे एक दूसरे के खिलाफ चुनावी लड़ाई के लिए कमर कस रहे हैं। खेसारी लाल को छोटा भाई बताने वाले रवि किशन अब कह रहे हैं कि छोटा भाई अधर्मी होगा तो बाण तो चलाना पड़ेगा। वहीं खेसारी लाल यादव ने भी रवि किशन पर पलटवार करने से वो नहीं चूके। उन्होंने रवि किशन पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। देखिए कैसे रवि किशन और खेसारी लाल यादव भिड़ गए। हमने तो छोटा भाई कहा था किसी को, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब कहा, युद्ध चल रहा था महाभारत का, ये प्रकरण पूरे विश्व के सनातनियों को याद है और पूरा बिहारो सुन ले। जब युद्ध चला तो अर्जुन कहा कि ये भगवान सामने भाई है, चाचा है, परदादा है, काका बा, छोट भाई बा, वो पटीदार है, क्या करे। तो भगवान कृष्ण क्या कहे जब पटीदार, चाचा, काका, भाई, बहन जो भी तुम्हारे समक्ष है युद्ध में, वो अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया, वो स्वार्थ में चला गया, तब चूको मत, बाण चलेगा। भाई मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा और मैं धर्म के विरोध में नहीं, आज भी नहीं हूं। लेकिन लोग जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। अब उनको लगता है कि मैं उनकी सोच का विरोधी हूं तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा। और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए। वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे। मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है। खेसारी लाल यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें सम्राट चौधरी ने उन्हें नचनिया कह दिया था। सुनिए एक बार। अरे भाई तो उनके भी टीम में तो 4-4 नचनिया है, तो पहले अपने घर तो देख ले वो कि उन्होंने क्यों नचनियों का दिया। तो ये तो हमारे चारों भाइयों को सोचना है कि उनके ही टीम के, उनके ही घर के लोग उन्हीं के ग्रुप को नचनिया बोल रहे हैं। बिहार में एक तरफ एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारक मोर्चा संभाल चुके हैं, तो मोकामा सीट से जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह का चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर ही गिर जाने का वीडियो आ गया। अनंत सिंह अपने चुनावी क्षेत्र में जनसभा कर रहे थे। इस दौरान उनके बगल में खड़ा उनके समर्थक ने एनडीए के सभी नेताओं के नाम पर नारे लगाए। पीएम मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगे, लेकिन जैसे ही अनंत सिंह के नाम पर नारेबाजी शुरू हुई, मंच भरभरा कर गिर गया और मंच पर खड़े अनंत सिंह भी दूसरे लोगों के साथ गिर गए। देखिए क्या हुआ। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अनंत बाबू जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद। तो ये सब हो जाता है कभी कभी चुनाव के बीच में।
लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त हो गया। मोदी का ऑपरेशन त्रिशूल, घर में पिटते शहबाज मुनीर के लिए बॉर्डर पर भयंकर घमासान होना तय है क्या? पाकिस्तान में पुलवामा जैसा हमला हुआ है, मुनीर शहबाज का सियासी जनाजा खुद उसी के आतंकी निकाल दे रहे हैं क्या? अब इसका चैप्टर। पाकिस्तान लगातार घिरता जा रहा है। अफगानिस्तान से भिड़कर पाकिस्तान ने जो गलती की अब वो बहुत भारी पड़ रही है। पाकिस्तान एक फ्रंट संभालता है, दूसरा खुल जाता है। इधर पीएम मोदी ने ऐसा फैसला लिया है जिससे शहबाज और मुनीर की रातों की नींद उड़ गई है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑपरेशन त्रिशूल से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जंग खुद शुरू की, लेकिन इसका ठीकरा भारत पर फोड़ता है। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान को भड़का दिया, ऐसा कहता है। पाकिस्तान में जो भी हो रहा है वो पीएम मोदी करवा रहे हैं, ये भी आरोप लग रहा है। कुल मिलाकर हालत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पिटाई का जो सिलसिला शुरू हुआ वो जारी है। उसको मारता कोई भी है, उसको लगता है कि हाथ नरेंद्र मोदी का है। और फिलहाल हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। तालिबान पाकिस्तान को फोड़ रहा है, टीटीपी भी पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। भारत में ऑपरेशन त्रिशूल होने जा रहा है। शहबाज मुनीर अलग अलग देश भाग रहे हैं, दुनिया से बचाने की एक तरह से गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है और यह बात पाकिस्तान की पब्लिक खुल के कह रही है। पाकिस्तान में तो इस बात की खुली चर्चा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू भी कर दिया है और पाकिस्तान में दम नहीं है कि वो भारत को जवाब दे सके। क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? वहां पुलवामा जैसा अटैक कैसे हो गया? ऑपरेशन त्रिशूल क्या है? सब बताऊंगा। देखिए, पाकिस्तान आतंकियों की फैक्ट्री है, ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है, मान चुकी है। लेकिन वही आतंकी आज पाकिस्तान के लिए काल बने हुए हैं। जिन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान ने खुद खड़ा किया, उनमें से कुछ पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकियों ने कश्मीर में पुलवामा हमला करवाया था और अब वही आतंकी पाकिस्तान के अंदर पुलवामा जैसा हमला प्लान कर रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने पुलवामा जैसे हमले की प्लानिंग की थी। आतंकियों का प्लान पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर आत्मघाती हमला करने का था। पाकिस्तानी सेना ने इस प्लानिंग में शामिल 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मारने का दावा किया है। यह आतंकी पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों के काफिले पर हमला करने की फिराक में। पाकिस्तान का दावा है कि मारे गए आतंकी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के थे। यानी अब पाकिस्तान को समझ आ रहा है कि आतंकियों को पनाह देना, उसको ट्रेन करना उल्टा भी पड़ सकता है। पाकिस्तान उसी गड्ढे में गिर रहा है जो उसने दूसरे के लिए खोदा था। पाकिस्तान में इस समय हाल यह है कि कब कहां किस पर हमला हो जाए कुछ पता नहीं। अफगानिस्तान को छेड़कर पाकिस्तान ने बैठे बिठाए मुसीबत ले ली। अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके लगातार पाकिस्तान की सीमा पर हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी पाकिस्तान में घुसकर हमला कर रहे हैं। आप देखिए कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कैसे पाकिस्तान की नाक में दम करके रख दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं बॉस, जिससे निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना को मोर्चे पर उतरना पड़ा। पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के 4 आत्मघाती हमलावरों को मारने का दावा किया है। पाकिस्तान ने कुल 25 आतंकियों को ढेर करने का दावा ठोका है। पाकिस्तान का कहना है कि ये सभी आतंकी अफगानिस्तान से घुसपैठ कर रहे थे। आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान की सेना के 5 जवान भी मारे गए। आतंकियों को बढ़ावा देने का अंजाम अब पाकिस्तान को समझ आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान में आतंकी नर्सरी चल रही है। भारत के खिलाफ छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको आतंकी बनाया जा रहा है। आप सोचिए, जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए उनके हाथ में बंदूक पकड़ा दी गई। उनके मुंह से इंडिया के खिलाफ जहर उगलवाया जा रहा है। यह है पाकिस्तान। इधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी पाकिस्तान के अंदर घुसकर कोहराम मचा रहे हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को रगड़ रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग के बाद शांति की कोशिशें की जा रही हैं। अफगानिस्तान जैसा देश जिसके पास ढंग की सेना और हथियार तक नहीं, वो पाकिस्तान को ठोक रहा है और जिससे बचने के लिए पाकिस्तान दुनिया से गुहार लगा रहा है। पहले कतर के दोहा में शांति वार्ता हुई, अब तुर्की में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई। यहां भी पाकिस्तान की दाल नहीं गली। आप देखिए कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सामने 2 शर्तें रखी। पहली कि पाकिस्तान किसी भी हालत में अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र या लैंड या बॉर्डर का उल्लंघन नहीं करेगा। दूसरी शर्त, पाकिस्तान अपने इलाके का इस्तेमाल अफगानिस्तान के दुश्मनों के लिए भी नहीं होने देगा। कहां तो पाकिस्तान यह सोचकर गया था कि वो तालिबान को झुकाएगा, यहां तालिबान ने पाकिस्तान के सामने शर्तें ठोक दी, पाकिस्तान पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद अब पाकिस्तान धमकी दे रहा कि अगर अफगानिस्तान ने बात नहीं मानी तो एकमात्र विकल्प युद्ध का होगा। तो लड़ो ना भाई, किसने रोका है? पाकिस्तान को सपने में भी नरेंद्र मोदी का नया भारत दिख रहा है। कह रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो भारत के कहने पे मार रहा है। अरे तो तुम अफगानिस्तान पे अटैक कर दो, तुम लड़ो उससे। भाई तुम तो दावा ठोकते हो तुमने भारत को हराया हुआ है सो कॉल्ड, तो भाई अफगानिस्तान को ठोको। लेकिन सच्चाई तो इनको पता है कि भारत मारा था इनको।
और अफगानिस्तान से पिट रहे हैं। आप ये भी देखिए कि तालिबान के लड़ाके तो सीधे पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को चैलेंज कर रहे हैं। बॉर्डर के इलाके में अफगान तालिबान के लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सेना पर गोरिल्ला अटैक कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तालिबान ने एक पाकिस्तानी मेजर की गाड़ी पर जब कब्जा कर लिया उसकी तस्वीर है। इस गाड़ी को आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद गाड़ी को खाई में गिरा दिया गया। यह सीधा मैसेज मुनीर के लिए है कि अगर तालिबान से भिड़ोगे तो ऐसा ही हश्र किया जाएगा। पाकिस्तान अपने घर में तो घिरा ही, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर तो भारत है। पीएम मोदी का अगला प्लान क्या है, वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या सोच रहे हैं, इसकी चर्चा पाकिस्तान में होती रहती है। और पीएम मोदी भी पाकिस्तानियों को रह रहे के डोज देते रहते हैं, जिससे शहबाज और मुनीर का बीपी अप डाउन होता रहे। अब देखिए कि भारत 30 अक्टूबर से पाकिस्तानी बॉर्डर के पास बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर अभ्यास करेंगी, जिसका नाम एक्सरसाइज त्रिशूल रखा गया है। तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास के लिए भारत ने नोटाम भी जारी कर दिया है, जो 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक के लिए जारी है। अब इस बात से पाकिस्तान में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है कि भाई तीनों सेनाएं मिलकर एक साथ प्रैक्टिस कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं। त्रिशूल नाम रख दिया नरेंद्र मोदी ने। भारतीय सेनाओं का संयुक्त अभ्यास राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास होने जा रहा है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का अभ्यास जिस इलाके में होने वाला है, वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल पास में है। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास भारतीय सेनाओं के अभ्यास से पाकिस्तान की हालत खराब है। भारत ने जो नोटाम जारी किया है वो काफी बड़े इलाके के लिए जारी किया गया है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और अरब सागर का इलाका नोटाम के दायरे में। 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए नोटाम जारी किया गया है। इस दौरान आसमान में 28,000 फीट की ऊंचाई तक सेनाएं अभ्यास करेंगी। त्रिशूल एक्सरसाइज हाल के सालों में सबसे बड़े ज्वाइंट ऑपरेशन ड्रिल में से एक है। भारत की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज की खबर मिलते ही पाकिस्तानियों के कान खड़े हो गए। पाकिस्तान में इसकी चर्चा शुरू हो गई कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि उनकी टांगें कांप रही हैं। मुनीर का क्या होगा भाई। पाकिस्तान में भारत के ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज से हंगामा क्यों मचा है, उसकी वजह भी बताता हूं। भारतीय सेनाओं का संयुक्त अभ्यास राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के पास होने वाला है और यहां से सरक्रीक की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर है। सरक्रीक वो इलाका है जो पाकिस्तान के सिंध और भारत के गुजरात राज्य के बीच में है। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि सरक्रीक के इतना पास भारत की सेनाएं युद्ध अभ्यास करने वाली हैं। क्या भारत किसी बड़े एक्शन की प्लानिंग कर रहा है? दरअसल सरक्रीक का इलाका दलदल से भरा हुआ है। सरक्रीक विवाद भारत ने बातचीत से खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान तो लातों का भूत है, बात कहां समझ में आती है उसको। सरक्रीक से सटे इलाके में पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, जिस पर भारत की नजर है। अभी कल ही पाकिस्तानी नेवी चीफ एडमिरल नाविद अशरफ सरक्रीक के फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंच गया था। पाकिस्तानी नेवी चीफ ने सरक्रीक में फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों के लिए 3 होवरक्राफ्ट भी ब्रिटेन से मंगाए। होवरक्राफ्ट पानी, दलदल, रेत और जमीन कहीं भी चल सकता है। पाकिस्तानी नेवी चीफ का सरक्रीक दौरा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद हुआ है। यानी पाकिस्तान जो है ना, वो भी ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम भी अलर्ट है। अरे अलर्ट तो तुम तब भी थे जब हमने तुमको ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में मारा था। रहो अलर्ट। लेकिन सड़क पर चलते वक्त भी अलर्ट रहना पड़ रहा है आवारा कुत्तों की वजह से। पाठशाला में अगला चैप्टर उसी का है। अदालती आदेश के बावजूद सड़क पर आवारा कुत्तों का ऐसा आतंक, आज सुप्रीम कोर्ट क्यों फिर भड़क गया आपको दिखाता हूं। आवारा कुत्तों का ऐसा आतंक है कि लोगों को अब अपने घर से निकलने में डर लगता है। सड़क हो, पार्क हो, सोसाइटी हो या भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, आवारा कुत्ते कहीं भी किसी पर भी हमला कर दे रहे हैं। हमले के ऐसे ऐसे भयानक वीडियो हैं कि आपका कलेजा कांप जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो लोगों को लगा था कि ये सब रुकेगा, लेकिन नहीं हो रहा भाई। आवारा कुत्तों से सबसे ज्यादा खतरा तो छोटे बच्चों को है। बच्चों के लिए आवारा कुत्ते काल बन गए। अकेले बच्चे को देखकर आवारा कुत्तों का पूरा झुंड अटैक कर दे रहा है। दर्दनाक मौत तक हो चुकी है, लेकिन लगता है जैसे सरकारों को कुछ दिखता ही नहीं। पहले तो इन्हें मासूमों पर हुए हमले की तस्वीरें नहीं दिखती, और अब तो कोर्ट का आदेश भी शायद इनको नहीं दिख रहा, उसकी भी अनदेखी हो रही है। यह मुद्दा इतना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया था। आवारा कुत्तों को लेकर गाइडलाइन बनाई थी। राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर गंभीर होकर एक्शन लेने के लिए कहा, लेकिन कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकारों ने चुप्पी साध ली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब कर लिया जिन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। आखिर आवारा कुत्तों और उनसे होने वाली मौत पर देश भर की सरकारें इतनी खामोश क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट की वो कौन सी गाइडलाइन है जिन पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ? और आवारा कुत्तों का आतंक और कितनी बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है, सब आपको दिखाऊंगा। आवारा कुत्तों के आतंक की तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं जिसे देखकर लग ही नहीं रहा
कि हम शहर में रहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जंगल में रह रहे हैं जहां कहीं भी किसी भी तरफ से शिकारी हमला कर दे। आवारा कुत्तों के सबसे ज्यादा शिकार छोटे बच्चे होते जा रहे हैं। आवारा कुत्तों के लिए उन्हें निशाना बनाना आसान होता है क्योंकि वो खुद की रक्षा नहीं कर पाते। ऐसे में जब छोटे बच्चे अकेले में दिखाई देते हैं, आवारा कुत्ते हमला कर दे रहे हैं। देखिए, 2 बच्चे गली से जा रहे हैं। पहले तो आवारा कुत्ता उनके पास आए, अचानक हमला कर दिया। गनीमत रही कि बच्चे की मां मौके पर पहुंच गई, लेकिन हर बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। ये तस्वीरें देखकर तो आपका कलेजा कांप जाएगा। 2 साल की इस बच्ची पर 3 बड़े कुत्तों ने अटैक कर दिया। देखिए, 2 साल की बच्ची, और दूसरी बच्ची पहले उधर भाग गई और देखिए कैसे बच्ची गिर गई। कुछ ही देर में छोटे कुत्ते भी उसे नोचने लगे। सड़क सुनसान थी, आवारा कुत्तों को भगाने वाला कोई था नहीं। ये आवारा कुत्ते इस मासूम को तब तक नोचते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हुई। हैदराबाद की तस्वीर तो भुलाए नहीं भूलती। ये बच्चे कुछ देर पहले तक गली के इन कुत्तों के साथ बच्ची खेल रही थी, तभी अचानक इन कुत्तों ने इस मासूम को नोचना शुरू कर दिया। एक ने बाल पकड़े, एक ने पैर पकड़ा और तीसरे कुत्ते ने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। वो तो गनीमत रही कि बच्ची का शोर सुनकर लोग पहुंच गए और बच्ची की जान बच गई। देश की राजधानी दिल्ली की यह तस्वीर देखिए। पार्क में 2 बच्चियां खेल रही थी, तभी वहां आवारा कुत्तों की पूरी फौज पहुंच गई और इसके बाद तो चीख पुकार मच गई। दोनों बच्चियों को आवारा कुत्ते नोचते रहे, लेकिन यहां भी बचाने वाला कोई नहीं। यूपी के मथुरा में भी ऐसा ही हुआ। 7 साल की बच्ची ने दौड़ लगाई तो मोहल्ले भर के आवारा कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। पहले जमीन पर गिराया और उसके बाद जंगली भेड़ियों की तरह बच्ची को नोचने लगे। जब दूसरे बच्चे वहां पहुंचे तब जाकर इस बच्ची की जान बच पाई। ये तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं, लेकिन लगता है प्रशासन और अधिकारियों को ये तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज आवारा कुत्तों पर हुए एक्शन को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, आवारा कुत्तों पर आ रही न्यूज रिपोर्ट हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अधिकारी अखबार या सोशल मीडिया नहीं पढ़ते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने में सभी राज्यों से इस मामले में एफिडेविट दाखिल करने को कहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ही एफिडेविट फाइल की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया जिन्होंने एफिडेविट तक नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब 3 नवंबर को सभी मुख्य सचिवों को तलब किया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर बात नहीं मानी गई तो जुर्माना और सख्त कार्रवाई होगी। सभी चीफ सेक्रेटरी 3 नवंबर को मौजूद रहें, नहीं तो हम कोर्ट ऑडिटोरियम में लगाएंगे। कोर्ट ने कहा कि लगातार घटनाएं हो रही हैं जिससे दुनिया में देश की इमेज खराब हो रही है। ऐसी तस्वीरें अमेरिका, जापान या यूरोप से कभी सामने आपने आती देखी हैं क्या? कभी कभार आई होंगी, लेकिन भारत में बहुत कॉमन है जब आवारा कुत्ते जान लेने पर आमादा हो जाए। लेकिन यहां तो हर रोज एक नई तस्वीर आ जाती है। आवारा कुत्तों के भीड़ से भी नहीं डरते भाई ये लोग। अमृतसर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। बच्चा पार्क में खेलने जा रहा था, कुत्तों ने अटैक कर दिया। एक महिला बचाने भी आई, लेकिन आवारा कुत्तों को पर कोई असर नहीं हुआ। आवारा कुत्ते तो बच्चे को कई मीटर तक घसीटते ले गए भाई। जब लोगों की भीड़ पहुंची तब जाकर यह बच्चा आवारा कुत्तों के चंगुल से छूटा। मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीर देखिए। एक कुत्ते ने खेल रही बच्ची को गिरा दिया और दूसरे कुत्तों ने बच्ची पर हमला बोल दिया। यहां भी लोग मौजूद थे, लेकिन आवारा कुत्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। भोपाल में घर के बाहर खेल रहे बच्चे को आवारा कुत्तों ने निशाना बनाया। गार्ड के आने के बाद बच्चे की जान छूट। देखिए कैसे बेचारा बच्चा जो है वो किसी तरीके से, वो गार्ड आ गया तो छोड़ दिए, नहीं तो उसको भी पूरा कूट देते। रतलाम की तस्वीर देखिए। ये बच्ची गली के आवारा कुत्तों को खेलने के लिए बुला रही थी, तभी इस कुत्ते ने बच्ची पर अटैक कर दिया, जबकि यहां भी कुछ लोग मौजूद थे। गुरुग्राम में तो आवारा कुत्ते ने बच्चे की गर्दन पर अटैक कर दिया। कुछ देर तक वो बच्चे को दबोचे रहा। हैरान करने वाली बात यह है कि यहां भी बच्चा अकेला नहीं। उदयपुर में एक बच्चा जब घर के बाहर खेल रहा था तो 3 आवारा कुत्तों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर जब बच्चे की मां पहुंची तब जाकर बच्ची को छोड़ा गया। वाराणसी में एक गली में 4 आवारा कुत्तों ने बच्ची पर हमला कर दिया। गली में कई लोग मौजूद थे। जब सभी घरों से बाहर निकले तब आवारा कुत्तों ने बच्ची को छोड़ा। रांची में तो आवारा कुत्ते ने डॉग लवर पर ही हमला कर दिया। लड़की आवारा कुत्तों को खाना खिला रही थी, तभी उस पर अचानक से हमला हो गया। देखिए किस तरीके से हमला हो, लोग आए तब जाके बच पाए। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो रुक नहीं रही हैं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई 3 नवंबर तक रोको, रिपोर्ट दो, नहीं तो क्लास लगा दो। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जलाते। आजकल त्योहारों का सीजन है, ज्यादातर लोग ट्रेन से घर जा रहे हैं त्योहार मनाने, लेकिन रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ देखकर आपने सोचा है कभी कि रेलवे रोज कितने ट्रेन की टिकट बेचता होगा, कितना कमा लेता होगा उससे? सोचा है कभी? हम बताते हैं। रेल मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक रोज
आईआरसीटीसी के जरिए 13 से 14 लाख टिकट बेचती है रेलवे। त्योहारों और छुट्टियों में यह आंकड़ा और बढ़ जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में औसतन रोज 13,88,000 टिकट बिके हैं। भारतीय रेलवे की रोजाना की कमाई 400 से 600 करोड़ रुपए होती है, जिसमें बड़ा हिस्सा टिकट बुकिंग का होता है। आईआरसीटीसी सिर्फ टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि कमाई का पावर हाउस भी है। बुकिंग पर लगने वाला सुविधा शुल्क, फूड ड्रिंक सर्विसेज, धार्मिक यात्राएं और पैकेज टूर के जरिए भी रेलवे पैसा कमा लेता है। यानी आप इधर टिकट बुक करते हैं, उधर रेलवे की दनादन कमाई होती चली जाती है। आज के लिए पाठशाला में इतना ही।